बेटर कोचिंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और हमने आपको बताया था कि हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी में काफ़ी कुछ हम लोगों ने बातचीत किया था, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी पर बात नहीं कर रहे हैं। इकोलॉजी पढ़ने के लिए जिन टर्म को जानना है, जिन साइंटिस्ट को जानना है, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, उसकी अभी हम बात कर रहे हैं। और फिर तब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने पहले लेक्चर में यही बताया था, लेकिन आज हम आपसे पूछेंगे और आपको आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में डालना भी है। जरा मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तब आपने कहा था ऑइकोस प्लस लॉगस। हमने कहा था ऑइकोस मीन्स क्या होता है, तो आपने कहा था होम। लॉगस मतलब क्या होता है, स्टडी करना। यानी स्टडी करना, इन्वायरमेंट में जो भी जीव हैं उनके बारे में जानना समझना पढ़ना, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में इकोलॉजी कहलाती है। हमने कहा था टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, तो आपने कहा था अर्नेस्ट हेकल ने। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो आपने कहा था रेटर हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट कौन है, रामदेव मिश्रा है। सबसे पहले प्लांट के रिस्पेक्ट में और इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में इकोलॉजी टर्म किसने दिया, वार्मिंग साहब ने दिया। इकोलॉजी क्या है, तो आपने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने इन्वायरमेंट से जो रिलेशन रखता है, जो उसका उस इन्वायरमेंट में सर्वाइवल होता है, उसके बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाती है। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, म्यूचुअली रिएक्टिव भी होते हैं। इकोलॉजी की कितनी ब्रांचें हैं, दो ब्रांचें, एक हॉट इकोलॉजी, दूसरी सिन इकोलॉजी। हम अगर किसी भी होम या हैबिटाट या किसी भी इन्वायरमेंट में हो और वहां केवल एक इंडिविजुअल स्पीसीज की स्टडी करें तो हॉट इकोलॉजी कहलाती है, ग्रुप में करें तो क्या कहलाता है, सिन इकोलॉजी। ये सब बात हम लोग कर चुके थे। फिर इकोलॉजिकल हिरार्की की बात किया था, या हिरार्ची कहिए, उसकी बात किया था। हमने कहा था जिसको इकोलॉजी को पढ़ने समझने का क्रम या सीक्वेंस क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल हिरार्की कहलाती है। उसमें सबसे पहले सबसे बेसिक पे कौन आता है, ऑर्गेनिज्म आता है। फिर कौन, पॉपुलेशन। फिर कौन, कम्युनिटी। फिर कौन, इकोसिस्टम। फिर कौन, बायोम। फिर कौन आता है, बायोस्फीयर। फिर हमने कहा था इसमें थोड़ा सा अगर न्यू इकोलॉजिकल हिरार्की की बात करें तो सबसे पहले बेस पे तो ऑर्गेनिज्म आता है, फिर पॉपुलेशन आता है, फिर कम्युनिटी आता है, फिर इकोसिस्टम। फिर वहां हमने एक बात जोड़ दिया था, लैंडस्केप। और फिर कहा था बायोम और बायोस्फीयर। कहा था इकोलॉजिकल हिरार्की में लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी ऑर्गेनिज्म से लेकर के बायोस्फीयर तक जाने पर साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, नहीं बढ़ती है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने इकोलॉजी को समझाने के लिए, हम लोगों ने बातचीत किया था कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने इकोलॉजी को समझाने के लिए तीन बात कहा था फॉर्म, फंक्शन और फैक्टर को पढ़ना होगा। तो इकोलॉजी में फॉर्म क्या है, एनवायरमेंट, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है। फंक्शन क्या है, एनवायरमेंट में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलती है, प्रोडक्टिविटी क्या है, डिकम्पोजिशन कैसे होता है। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर कौन है, एबायोटिक फैक्टर सॉइल है, टेम्परेचर है, एयर है, लाइट है, रेनफॉल, एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। फिर हमने छोटा सा आपको, क्योंकि हम टर्मिनोलॉजी ही बता रहे हैं, स्मॉल साइज एरिया को इकोसिस्टम कह दिया, लार्ज साइज एरिया को बायोम कह दिया, पूरे अर्थ को क्या कह दिया, बायोस्फीयर कह दिया। एक्चुअली में लैंडस्केप किसे कहा, तो आपने कहा था ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचर, तो आपने उसको लैंडस्केप कहा था। अब आज जो हमको बेटा नया पढ़ना है वो है ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीव के बारे में। तो चलिए हम लोग नया स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात उससे पहले कहने से पहले देखिए हम लोग को क्या पढ़ना, ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, ये जीव के बारे में पढ़ना है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको बताऊं, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, क्योंकि आप हमारी पावर हो। आप चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मेरा भी मेहनत करने का मन करेगा और आगे बढ़ने का मन करेगा। तो प्लीज मेरी जरूरत है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं बिना टाइम को खत्म किए हुए, खर्च किए हुए, ऑर्गेनिज्म के बारे में। चलिए अगर हम आपसे पूछें इकोलॉजिकल हिरार्की की सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, तो आप कहते हो ऑर्गेनिज्म है। इकोलॉजिकल हिरार्की की सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट, ध्यान रखिएगा, हमने टैक्सोनॉमी की नहीं पूछी, हमने इकोलॉजिकल हिरार्की की पूछी। सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ये यहाँ पर पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, एन ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्की एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी इकोलॉजिकल हिरार्की का सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है, तो ऑर्गेनिज्म होता है। अब आपसे पूछा जाए एक जीव है, कुछ बताया नहीं है कैसा है, क्या हो सकता है, तो आपसे एक कल्पना करिए कि जीव के बारे में आपको बोलना हो तो क्या बोलो, कुछ नहीं पता है, तो आप कहोगे जीव क्या हो सकता है, बोलो।
ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, मे बी स्मॉल हो सकता है या लार्ज हो सकता है, या कैसा हो सकता है यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का हो सकता है, या कैसा हो सकता है मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल का बना हुआ हो सकता है। ऑर्गेनिज्म किसी भी जीव के बारे में, पर्टिकुलर जीव दिया नहीं गया, केवल ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको जानना है, तो आप यही तो कहोगे कि वो कोई जीव छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, या कैसा हो सकता है मल्टी सेलुलर हो सकता है। फिक्स्ड लाइफ स्पॉन होता है एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का मतलब बर्थ टू डेथ की बात करते हैं। फिक्स लाइफ स्पान होता है किसी भी जीव का, ये पता होता है कि इतने टाइम तक उसका लाइफ स्पान होता है, चलता है, जीवन होता है, वो एक एवरेज में बताया जाता है, उसकी बात किया गया। इससे ज्यादा आप क्या बता सकते हो ऑरिज्म के बारे में, नहीं। तो लेकिन जो सबसे इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे जो बेसिक बात ये है कि उसमें सबसे पहले बेसिक यूनिट कौन है आपको ध्यान रखना होगा, तो ऑर्गेनिज्म है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, तो आपको बताना ऑर्गेनिज्म है। उसके बारे में कुछ भी बात करना पड़े कि क्या बताना हो, तो कहोगे स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, ये सब आपको बताना है कि उसकी लाइफ स्पान फिक्स होता है कि इतने से इतने तक नहीं होता है। उसका ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल उसकी चलती है, एक सिस्टमेटिक वे में लाइफ साइकिल चलती है, बर्थ टू डेथ की बात किया गया है। तो अब दूसरी बात हमको पॉपुलेशन की करनी है, क्योंकि इकोलॉजिकल हायरार्की में हमने ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जाना, फिर अब हमें पॉपुलेशन के बारे में जानना है। बेटा मैं इन सब चीजों को इस नाते पहले कह दे रहा हूं ताकि जब मैं इकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करूं, वहां कोई भी बात आए तो आपको पहले से पता रहे कि नहीं, हाँ सर ने हमें ये थोड़ा बहुत बताया है, हमें थोड़ा बहुत समझ है यहाँ पर, इस नाते हम इस बात को करें। पॉपुलेशन इकोलॉजिकल हायरार्की की दूसरी यूनिट पॉपुलेशन है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में लिखा, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग एट वन प्लेस यानी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए पॉपुलेशन क्या होता है, तो कहा गया किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज का, कोई भी एक इंडिविजुअल स्पीसीज का ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना क्या कहलाता है, बोलो पॉपुलेशन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग एट वन प्लेस या स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया का मतलब एक निश्चित एरिया में कंस्टिट्यूट क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। यानी कोई भी जीव, किसी भी जीव का किसी एक निश्चित एरिया में नंबर में बढ़ जाना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे हम कहें मैंगो, मान लो एक एरिया है कोई, वहां पर मैंगो भी है, गुआवा भी है और तमाम तरीके के प्लांट हैं, तो आपसे पूछा है किसकी पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा, आप कैसे बता पाओगे। लेकिन अगर एक निश्चित एरिया में एक फिक्स एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में एक स्पीसीज का, एक इंडिविजुअल स्पीसीज का नंबर ज्यादा हो जाए, तो कहोगे इसकी पर्टिकुलर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो वही बात है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर किसी एक निश्चित स्पीसीज का एक निश्चित स्थान पर संख्या में बढ़ जाना क्या कहलाता है, बोलो पॉपुलेशन कहलाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी बेटा बहुत अच्छे से सुनना है। पॉपुलेशन क्या होता है, किसी लिखा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का लिविंग एट वन प्लेस, एक प्लेस पर नंबर में बढ़ जाना कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित स्पीसीज का नंबर में संख्या में बढ़ जाना क्या कहलाता है, बोलो पॉपुलेशन कहलाता है। ये इतनी बात आपको ध्यान रखना है, छोटा सा एकदम समझ के, एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित स्पीसीज का एक फिक्स्ड स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब लोकल पॉपुलेशन को हम लोग डीम्स भी बोल देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लोकल पॉपुलेशन होता है, हमने केवल टर्म के लिए बात किया, होता तो लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, तमाम तरीके का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात की। एक लोकल पॉपुलेशन या डीम्स पॉपुलेशन बोला जाता है, सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। लोकल पॉपुलेशन कह सकते हो या डीम्स पॉपुलेशन कह सकते हो। देखा, पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, एक किसी कोई पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हो तो क्या कहलाती है, वहां की वो लोकल पॉपुलेशन कहलाती है। मान लो जैसे हम कहें कि कोई एक स्पीसीज है, वो कई जगहों पर पाई जाती है, उसका नंबर ज्यादा है, तो कहा जाएगा कि वो इस इतनी पर्टिकुलर इतनी एरिया में इस जगह पर उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई एक स्पीसीज है, वो किसी एक निश्चित एरिया में ही पाई जाती है और उसका नंबर जब ज्यादा है, संख्या में वो ज्यादा है, तो क्या कहलाता है, लोकल पॉपुलेशन कहलाता है या डीम्स पॉपुलेशन कहलाता है। देखा, लोकल पॉपुलेशन या डीम्स, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया,
किसी भी स्पीसीज का एक लोकल एरिया में एक निश्चित स्थान पर ही एक किसी निश्चित स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना क्या कहलाता है? लोकल पॉपुलेशन या डीम्स पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे होमो सैपियंस इनहैबिटिंग हिल्स या प्लेन्स, हम लोग हैं होमो सैपियंस सैपियंस हैं, तो होमो सैपियंस सैपियंस हैं, हम लोग अगर हिल पर पाए जा रहे हैं तो वहां की लोकल पॉपुलेशन कहलाएगी, हिल एरिया की लोकल पॉपुलेशन कहलाएगी, क्योंकि हिल एरिया पर जो लोग होमो सैपियंस रहते होंगे वहां की लोकल पॉपुलेशन कहलाएंगे, प्लेन्स पर जो ह्यूमन रहते होंगे वो प्लेन्स का कहलाएंगे। तो मेरी बात समझो, यानी जहां पर हिल एरिया प्लेन्स एरिया की बात की जाए, इसकी बात की पहले बताओ पॉपुलेशन समझ गए। पॉपुलेशन का मतलब है एक निश्चित स्पीसीज का एक निश्चित एरिया में, एक फिक्स स्पीसीज का एक इंडिविजुअल स्पीसीज का एक निश्चित एरिया में संख्या में बढ़ जाना क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। और लोकल पॉपुलेशन को हम लोग क्या, दूसरा नाम क्या होता है लोकल पॉपुलेशन का? डेंस पॉपुलेशन कहलाता है। किसी, अब उसका डिफिनेशन है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, कोई पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में जो रहती है वहां की क्या कहलाती है? लोकल पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन जिस पर्टिकुलर एरिया में रहती है, अब ऐसे सुनिएगा, कोई भी पॉपुलेशन जिस पर्टिकुलर एरिया में रहती है वो वहां की लोकल पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे आप अपने गांव में रहते हो तो आप पूछे आप कहाँ के हो, तो कहते हो हम यहीं के लोकल हैं। आप चले आओ लखनऊ, आपसे कोई पूछे कि कहाँ के, तो आप कहते हो हम लोकल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जहां पाए जाते हो, कोई भी पॉपुलेशन जहां पाई जाती है वहां की वो क्या कहलाती है? डीम्स पॉपुलेशन या लोकल पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, कोई भी पॉपुलेशन जिस पर्टिकुलर एरिया में रहती है वो वहां की क्या कहलाती है? लोकल पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन जिस पर्टिकुलर एरिया में रहती है वहां की क्या कहलाती है? बोलो लोकल पॉपुलेशन, उसको हम लोग डीम्स पॉपुलेशन भी बोलते हैं। अब आइए कुछ दूसरी बात है और इंपॉर्टेंट बात है, स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आज समझ ले गए तो मेरे लिए अच्छा माना जाएगा, मैं भी मानूंगा कि नहीं हाँ मैंने आपको समझा लिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज। हम बार बार बोलते हैं इंडिविजुअल स्पीसीज, फलाने स्पीसीज, ऐसा स्पीसीज वैसा स्पीसीज, तो आपको ये समझना ही पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा क्या है स्पीसीज। कहा गया है स्पीसीज जो है इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात तो क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है, हमने आपसे बताया था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की सबसे बेसिक यूनिट क्या कहलाती है? स्पीसीज कहलाती है। लिखा डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर आर प्रोड्यूस्ड, ऐसी बताते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट, हैव कॉमन जीन पूल, कैन इंटरब्रीड, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाता है? स्पीसीज कहलाता है। यानी अगर आपको कहना है कि स्पीसीज सेम जाति या सेम प्रजाति का किसी को अगर कहना है तो कैसे बताओगे? तो कहोगे सबसे पहली बात तो जो स्पीसीज होती है वो क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट होती है। ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल हिरार्ची की बेसिक यूनिट होती है और स्पीसीज क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई सेम स्पीसीज का होगा तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होगा। जैसे हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस हैं, तो जैसा नाक हमारा है, जैसा कान नाक का हमारे जो काम है वही जितने भी होमो सैपियंस उनका काम है, कान के हमारे जो काम है वही उनके भी काम है, जो हमारा हार्ट काम करता है वही सभी होमो सैपियंस सैपियंस का काम करता है। ये कहने का मतलब है सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिहेवियर की बात किया गया है। और सिमिलर पेरेंट से प्रोड्यूस हुए होंगे, हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस है तो हम लोग होमो सैपियंस से ही प्रोड्यूस होंगे, सिमिलर पेरेंट से प्रोड्यूस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दूसरी जीन पूल कॉमन होगा, जितने भी होमो सैपियंस सैपियंस है लगभग संग में जीन पूल क्या होता है बोलो? कॉमन होता है। सबका जीन कैसा होता है? एक जैसा होता है। जितना क्रोमोसोम नंबर हमारे में है उतना उतने में, उनके उतने में है उतना उतने में है, सब में उतना ही देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर जीन लेवल पर वेरिएशन आएगा तब तो स्पीसीज ही बदल जाएगी, यानी जीन पूल भी क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और ऐसे लोग जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, इंटरब्रीड करने का मतलब कतई मैं बार बार बता रहा हूं, इंटरब्रीड करने का मतलब सेक्स से नहीं है। इंटरब्रीड करने का मतलब है कि वो अपने जैसी ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर ले जाए, तब कहलाता है इंटरब्रीड। तो अगर कोई स्पीसीज अपनी जैसी ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर ले जा रहा है तभी वो सेम स्पीसीज का मेंबर होगा, उसकी बात किया गया है। और लिखा गया है वो दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन के लेवल पर क्या होगा? अलग होगा, उसकी बात किया गया है। तो यानी अगर आपको स्पीसीज कहना है तो इतनी बात नहीं कि स्पीसीज जो होती है क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तभी वो सेम स्पीसीज का मेंबर कहलाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या हो? सेम हो। जीन पूल उसका क्या हो? कॉमन हो और आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीड भी कर सके,
तब हम कहेंगे। और इंटरब्रीड करने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इंटरब्रीड करने का मतलब ये है, इंटरब्रीड करने का मतलब ये है कि अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर ले जाए, तभी वो सेम स्पीसीज का मेंबर कहलाएगा। तो आपको ध्यान देना है, पहला पॉइंट ये है स्पीसीज के लिए अगर कहना है तो बेसिक यूनिट है, दूसरा है कि वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम है, और तीसरा है कि उसका जीन पूल क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, चौथा है कि वो आपस में इंटरब्रीड करना चाहिए, कर लेना चाहिए। अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर सकता तभी सेम स्पीसीज का मेंबर हो। ये हम लोग स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको ये जानना होगा। अगर स्पीसीज आपसे कहना है तो कहोगे क्लासिफिकेशन की बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और अगर सेम स्पीसीज का कोई मेंबर है, कोई हमारी स्पीसीज जैसे हम होमो सैपियंस सैपियंस है, कोई हमारी स्पीसीज का मेंबर होगा तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या होगा, सेम होगा। जीन पूल हमारा उसका क्या होगा, कॉमन होगा। और हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी अपने जैसी आप स्प्रिंग आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अभी हम सेम स्पीसीज के मेंबर कहलाएंगे। ये बात क्या गया, कुछ टर्म है स्पीसीज से रिलेटेड, उसके बारे में आपको जानना है। कई बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी इकोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नाते मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है या एंडेमिज्म क्या होता है, लिखा है a species which is found only in a particular area is known as, बोलो क्या, एंडेमिक स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए और कहीं पर भी ना मिले क्या कहलाती, एंडेमिक स्पीसीज कहलाती। ध्यान रखिएगा, स्पीसीज से रिलेटेड कुछ टर्म पूछे जाते हैं और ये तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक स्पीसीज बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। एंडेमिक ऐसी स्पीसीज विच इज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया नोन एज, बोलो क्या, एंडेमिक। ऐसी स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए और कहीं पर भी ना पाई जाए क्या कहलाती, बोलो एंडेमिक स्पीसीज। जैसे हम आपसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया भी गया है, पहले इसी को बता दें, कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। जैसे हम आपसे बोलते हैं भारत ने कंगारुओं को हराया, तो जब हम ये बोलते हैं भारत ने कंगारुओं को हराया तो आप क्या समझते हो, कि भारत ने श्रीलंका को हराया, कि भारत ने पाकिस्तान को हराया, कि भारत ने किसको हराया, आप ये समझते हो। पेपर में निकलता है कि भारत ने कंगारुओं को हराया, तो आप समझ जाते हो कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। क्यों, क्योंकि कंगारू की स्पीसीज केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। तो वही बात है, ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए और कहीं पर भी ना पाई जाए वो क्या कहलाती, बोलो एंडेमिक स्पीसीज कहलाती। क्या कहलाती, एंडेमिक। ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए और कहीं पर भी ना पाई जाए तो क्या कहलाती है, एंडेमिक स्पीसीज। जैसे कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरा लिखा है, दूसरा एग्जांपल, मेटा सिकोया इज फाउंड ओनली इन वैली ऑफ चाइना। मेटा सिकोया केवल और केवल चीन की घाटियों में पाया जाता है, उसकी बात किया गया है। तो सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एंडेमिक स्पीसीज क्या है तो कहोगे अ स्पीसीज which is found only in a particular area is known as, बोलो क्या, एंडेमिक स्पीसीज। उसका दो एग्जांपल है, मेटासिकोया इज फाउंड ओनली इन वैली ऑफ चाइना, कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसी स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए और कहीं पर भी ना पाई जाए तो क्या कहलाती है, एंडेमिक स्पीसीज। मैंने बताया, मैंने कहा भारत ने कंगारुओं को हराया, तो आप तुरंत समझ गए कि भारत ने कंगारू को हराया मतलब किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत ने कीवियों को हराया, तो कीवी न्यूजीलैंड का होता, आप तुरंत समझ गए। तो वो क्यों, क्योंकि वो स्पीसीज वहीं की है, वो स्पीसीज पर्टिकुलर वहीं पाई जाती है। तो ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए और कहीं पर भी ना पाई जाए क्या कहलाती है, बोलो एंडेमिक स्पीसीज। अगला आपको स्पीसीज के बारे में जानना है, की स्टोन स्पीसीज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। की स्टोन स्पीसीज आपसे पूछा जाता है और आपको ये सब टर्म जानने ही जानने, इकोलॉजी पढ़ने से पहले जानने हैं। आप ये कहोगे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया मेरे बेटा, लेकिन फिर भी आपको ये जानना है, इस नाते मैं बता रहा हूँ। बाकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही, आपको जानना है कि स्टोन स्पीसीज क्या होता है। लिखा है a species which have great influence on the community, characteristics relative to their low abundance or biomass are called keystone species. The activities of keystone determine the structure of the community. Lion in forest, kangaroo rat in desert. अब समझिएगा, keystone कहा गया ऐसी स्पीसीज जो नंबर में भी क्या हो, बोलो कम हो। अब यहां से देखिएगा, ऐसी स्पीसीज जो नंबर में भी क्या हो, ऐसी स्पीसीज जो नंबर में भी क्या हो, कम हो, वेट में, भार में, वेट में भी क्या हो, कम हो, लेकिन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस उसका क्या हो, ज्यादा हो। क्या कहलाता है,
वेट में भी, नंबर में भी क्या हो, कम हो, वेट में भी क्या हो, कम हो, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस उसका क्या हो, बहुत ज्यादा हो, क्या कहलाता है, कीस्टोन स्पीसीज। समझिएगा, जैसे कहा गया एक ऐसी स्पीसीज जो किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप में जो नंबर में भी कम हो, वेट में भी कम हो, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा हो, क्या कहलाता है, कीस्टोन स्पीसीज कहलाता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं क्लास में समझाता भी हूं इसी प्रकार से। जैसे सपोज करिए मैं कहूं कि आप 3 भाई बहन हैं, मान लिया आप 2 भाई, आपकी एक बहन, एक मम्मी एक पापा, आप 5 लोग हुए। आप लखनऊ से घर गए, आपने कहा मम्मी कपड़े खरीदने, पापा ने कपड़े खरीद दिए। आपने कहा मम्मी में शूज खरीदने, पापा ने वो भी खरीद दिए। अब आप लखनऊ आने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तब तक तुमने कहा कि मम्मी पापा जो शर्ट खरीदे हैं मुझे दूसरी चाहिए थी। तो मम्मी ले गई पापा को खाना देने के लिए, और उस समय बोली, और आप खिड़की के किनारे खड़े रहे। और आप, जबकि आप कितने भाई बहन हो, 3 भाई बहन, मम्मी भी क्या है, 4, आपके साइड है, सबको पता है लखनऊ जाना है। आप नंबर में भी ज्यादा हो गए, आप चारों का वेट देखा जाएगा तो ज्यादा हो गए, पापा अकेले हैं। लेकिन पापा से जैसे ही मम्मी ने कहा कि पता है वो लखनऊ जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तो सब तो खरीद दिया है, क्या दिक्कत है, जाए। तो उन्होंने कहा, तो उनका शर्ट, उन्होंने कहा कौन सा शर्ट, क्या, तुम भी खिड़की से पीछे हट गए, मम्मी भी पीछे हट गई। अकेले नंबर में क्या है, कम है, अकेले हैं। अगर चारों लोगों के कंपेयर उनका वेट देखा जाए तो क्या होगा, कम होगा। लेकिन बताइए आपकी कम्युनिटी में, आपके ग्रुप में आपके पापा का प्रभाव है कि नहीं है। ऐसी स्पीसीज जो नंबर में भी कम हो, वेट में भी कम हो, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो, क्या कहलाता है, की स्टोन स्पीसीज कहलाती है। ऐसी स्पीसीज जो नंबर में भी कम हो, वेट में भी कम हो, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो, क्या कहलाता है, कीस्टोन स्पीसीज। आप 4 भाई बहन थे, चारों लोगों का वेट जोड़ा जाता, पापा के वेट से ज्यादा निकलता, लेकिन एक बार पापा ने कहा क्या, आप सभी लोग पीछे हट गए, क्यों, क्योंकि पापा का प्रभाव ज्यादा है। तो ऐसी स्पीसीज जो नंबर में भी कम हो, वेट, ये तो हमने बस स्केल समझाने के लिए एग्जांपल लिया बेटा, नंबर में भी कम हो, वेट में भी कम हो, लेकिन उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो, क्या कहलाता है, कीस्टोन स्पीसीज कहलाता है। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे लायन इन फॉरेस्ट, बताओ किसी भी जंगल में कितने लोग रहते हैं, तमाम तरीके की स्पीसीज रहती, सब रहती है, लेकिन एक शेर को देखने के बाद सब लोग डर जाते हैं। जा मान लो कोई फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हो, और तुम कह दो आज सुबह यही किनारे दिखा था, बताओ वो लौट आएगा कि नहीं लौट आएगा। गांव भर है, सब लोग हैं, लेकिन बता दो शेर वहीं दिखा था, सब लोग भाग जाएंगे, क्यों, नंबर में कम है, वेट में भी कम है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो फॉरेस्ट में लैंड है कीस्टोन स्पीसीज। कंगारू रैट इन डेजर्ट की बात किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सब मिला के कीस्टोन स्पीसीज अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, कहोगे जो नंबर में भी कम हो, वेट में भी कम हो, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो, क्या कहलाता है, कीस्टोन स्पीसीज कहलाता है। ठीक है ना। तो उसकी बात किया गया है। आगे देखिएगा, तीसरा लिखा है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, ये भी आपको जानना है। द स्पीसीज which stabilize an essential link with other species to help the latter in some vital activities called link species। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्या होती है आपको जानना। जैसे सुनना, पहले समझना, जैसे समझना, जैसे तुम पढ़ोगे लिखोगे डॉक्टर बन जाओगे, तो तुम्हारा विवाह का समय आएगा, तो कोई एक परिवार, तुम्हारे परिवार से एक लड़की के परिवार वाले से कोई बीच में मीडिएटर आता है, इसको क्रिटिकल लिंक स्पीसीज को मीडिएटर स्पीसीज भी कहा जाता है। लिंक करना, जोड़ने का काम करे, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाता है। वो कहेगा उनका लड़का डॉक्टर है, उनकी लड़की डॉक्टर, दोनों का विवाह करा दो। बताओ यहाँ मीडिएटर स्पीसीज कौन हुआ, जो वो अगुआ हुआ, जो मीडिएटर हुआ, जो दोनों के परिवार को जोड़ने का काम कर रहा है, वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाता है। वही देखा था, स्पीसीज विच स्टेबलाइज एन एसेंशियल लिंक विद अदर स्पीसीज, जो दूसरी स्पीसीज से किसी एक स्पीसीज को जोड़ने का काम करे, किस चीज के लिए, वाइटल एक्टिविटी या रिप्रोडक्शन के लिए, कार्ड क्या कहता है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाता है। से एग्जांपल है माइकोराइजा, माइकोराइजल फंजाई, मेनी इंसेक्ट स्पीसीज। दूसरा एग्जांपल बहुत, मेनी इंसेक्ट स्पीसीज विच वर्क एज, बोलो क्या, पॉलिनेटर्स ऑफ फ्लावर। बताओ फ्लावर में, प्लांट में, फ्लावर में जो है इंसेक्ट ही तो होता है जो रिप्रोडक्शन कराने का काम कराता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो कहा गया क्रिटिकल लिंक स्पीसीज किसे कहते हैं, ऐसी स्पीसीज जो किसी दो स्पीसीज के बीच जोड़ने का काम करे और उनके बीच वाइटल एक्टिविटी कराने का काम करे, क्या कहलाता है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि द स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच
वाइटल एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन में हेल्प करे, क्या कहलाता है बोलो, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाता है। और इंसेक्ट उसका सबसे बेहतर एग्जांपल है। प्लांट में जो है पॉलिनेशन कराने का काम कौन करता है, तो आप जानते हो इंसेक्ट ही करता है। प्लांट में पॉलिनेशन कराने का काम कौन करता है, तो इंसेक्ट करता है। प्लांट अलग हो गई और इंसेक्ट स्पीसीज अलग हो गई, लेकिन इंसेक्ट मीडिएटर हुआ कि नहीं पॉलिनेशन कराने के लिए, हुआ। तो ऐसी स्पीसीज दो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच वाइटल एक्टिविटी कराने में हेल्प करे, ब्रीडिंग कराने में हेल्प करे, रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करे, क्या कहलाता है बोलो, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे मैटिंग बिहेवियर, मैटिंग बिहेवियर ये आपको ध्यान रखना है। ये सब टर्म हम इसलिए बता रहे हैं कि वहां पर हम बार बार बोलेंगे, तो आपको बार बार ये सारे टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। मैटिंग बिहेवियर, इट इज द pre-copulatory sexual behavior of two sexes and same species towards each other during copulation. मैटिंग बिहेवियर, दो पार्टनर एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करने की जो एक्टिविटी करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर से पहले का जो एक्टिविटी होती है उसको मैटिंग बिहेवियर कहलाता है। जैसे डांसिंग बिहेवियर इन पिकॉक, मोर का डांस करना अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए करता है, तो क्या कहलाता है, मैटिंग बिहेवियर कहलाता है। विस्लिंग बाय सिकाडा, झिंगुर का सीटी बजाना, तुम्हारे कमरे में टी टी की आवाज आती है, तुम सोचते हो तुम्हें झिंगुर डिस्टर्ब करना ही, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा कि मैटिंग बिहेवियर क्या है। सेक्सुअल बिहेवियर से पहले की जो भी एक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है, मैटिंग बिहेवियर। और इसमें मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं बताना, आप तो इसके लिए इसमें खुद ही जानते हो। कोई भी अपने मेल या फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने की जो भी एक्टिविटी होती है वो मैटिंग बिहेवियर कहती है। अपने मेल, बहुत ध्यान सुनिएगा बेटा, अपने मेल या फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है वो क्या कहलाती है, मैटिंग बिहेवियर। इट इज अ प्री कॉपुलेटरी सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर से पहले का बिहेवियर। तो पहले तो अट्रैक्ट करना होगा ना, तभी तो सेक्सुअल बिहेवियर हो पाएगा। तो अपने मेल या फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है क्या कहलाती है, मैटिंग बिहेवियर कहलाता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, अपने मेल या फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है, मोर का डांस करना, सीटी बजाना, सिकाडा का, झिंगुर की टीटी की आवाज आना, क्या है, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। आप नहीं जानते हो, बरसात के सीजन में आप देखो मेढक आवाज निकालने लगता है, क्या करता है, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये सब बातें हैं मैटिंग बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर से पहले का बिहेवियर, यानी मेल या फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने की जो एक्टिविटी होती है क्या कहलाती है, बोलो, मैटिंग बिहेवियर कहलाती है। इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब कुछ टर्म और हैं उसके बारे में हमारा, मैट्रियार्ची, जैसे एक टर्म है मैट्रियार्ची, लिखा व्हेन अ लीडर ऑफ अ ग्रुप इज फीमेल। अफ्रीकन एलिफेंट में ऐसा देखने को मिलता है, रेड डियर में देखने को मिलता है, हनी बी में देखने को मिलता है। कहो मैट्रियार्ची, ये देखिए क्या लिखा है, मैट्रियार्ची। मैट्रियार्ची की स्पेलिंग एम से स्टार्ट हो, कहो मम्मी। ऐसा ग्रुप या ऐसा घर या ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें लीडर फीमेल हो, जिसमें फीमेल की चलती हो, तो हम लोग क्या कहते हैं उसके लिए टर्म क्या यूज होता है, मैट्रियार्ची। कहो मम्मी और कहो मैट्रियार्ची, तो मम्मी से में भी हमारा और मैट्रियार्ची में भी हमारा। तो जिस घर में भैया मम्मी लीडर हो तो समझ जाओ ऐसा ग्रुप, ऐसी कम्युनिटी जहां पर फीमेल लीडर हो, तो हम लोग कहते हैं उसको मैट्रियार्ची कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है अफ्रीकन एलिफेंट, रेड डियर, हनी बी। यहाँ पर फीमेल जो है लीडरशिप का काम करती है। पैट्रियार्ची, कहो पापा, पापा में भी पी आ रहा हो, पैट्रियार्ची में पी आ रहा है। व्हेन द लीडर ऑफ अ ग्रुप इज मेल, अगर किसी भी ग्रुप का लीडर जो मेल है तो पैट्रियार्ची कहलाता है, पापा से। तो अगर किसी भी ग्रुप का लीडर मेल है तो पैट्रियार्ची कहलाता है। वो डियर में देखने को मिलता है, रैबिट में, मंकी में, जेब्रा में, एंटीलोप में, इन सब में देखा है, हिप्पोपोटामस में देखने को मिलता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी बेटा आपको जानना ही जानना, इस नाते कह रहे हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूँ, लोग भूल भी जाते हैं लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल देख करके, दृश्य से देख करके कम्युनिकेट करना। वर्कर हनी बी इन्फॉर्म अबाउट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स बाय इट्स डांसिंग बिहेवियर। वर्कर हनी बी होते हैं जो फूड की तलाश में, हनी बी मधुमक्खी जो फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो लोग अपने डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट जगहों पर चले जाते हैं। एक जो भी फूड पा जाता है वो फिर जहां उनका हाइव होता है वहां वो आते हैं और वहां कुछ अलग प्रकार के बिहेवियर शो करते हैं, जिससे वो लोग जान जाते हैं कि
क्या फूड सोर्स हमारा कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कैसे है। उसमें दो तरीके को डांस शो करते हैं, एक राउंड डांस, एक टेल वैगिंग डांस। लिखा व्हेन फूड सोर्स इज लेस देन 75 मीटर। जहां भी मधुमक्खी का हाइव है, जहां पर मधुमक्खी का छत्ता लगा है, अगर उनका फूड सोर्स 75 मीटर से कम दूरी पर है तो राउंड डांस करते हैं। और ये दृश्य विजुअल कम्युनिकेशन देख करके समझना, तो वो समझ जाते हैं कि वो राउंड राउंड डांस करने लगेंगे, घूमने लगेंगे, तो समझ जाते हैं कि हमारा फूड सोर्स इसी चारों तरफ कहीं 75 मीटर से कम की दूरी पर ही है। टेल वैगिंग डांस देखा व्हेन फूड सोर्स इज एट लॉन्ग डिस्टेंस। अगर फूड सोर्स 75 मीटर से अधिक दूरी पर है, मान लो हाइव में बहुत सारे वर्कर भी हैं, सब लोग अलग अलग जगहों पर गए, फूड सोर्स 75 मीटर की डिस्टेंस एरिया से कम दूरी पर है, तो कौन सा डांस करेंगे, राउंड डांस। राउंड डाउन घूमने लगेंगे, आवाज आने लगेगी, प्रोड्यूस होने लगेगी, तो उनको लगेगा कि हमारा 75 मीटर के ही एरिया में ही है, तो वो वहां उस राउंड डांस को देख करके और उनके मेंबर समझ जाते हैं कि हमारा फूड सोर्स यहीं पर है। लेकिन अगर वो टेल वैगिंग डांस करने लगे, टेल अपना फड़फड़ाने लगे, तो समझ जाते हैं कि हमारा फूड सोर्स 75 मीटर से अधिक दूरी पर है, तो वो लोग उसको समझ जाते हैं। तो दो तरीके का ये डांसिंग बिहेवियर होता है, इसके बिहाफ से आपको ये करना है। तो ठीक है ना, आज यहीं तक रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि ये सारा सब कुछ जो भी टर्मिनोलॉजी हम आपको बता रहे हैं ये आपको जानना ही जानना है और आपको याद करना है बेटा, ठीक है ना। और फिर हम इकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो भी टर्म आपको आते हैं उसको हम आपको बताते चलेंगे। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक लाइक हमने बोला है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज बेटा, ठीक। और हाँ, हमको दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू बेटा।